कमरे के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी। अब क्या सारी रात वहीं खड़ी रहोगी या मैं लेने आऊं? अंदर आओ। आस्था घबराकर अंदर चली गई। कमरा धुंधली रोशनी में डूबा था। सोफे पर बैठे अरमान की आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। आज से इस घर में तुम्हारा काम दादाजी का ख्याल रखना होगा। इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक केयर टेकर और सिर्फ एक नौकर की होगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये बात दादाजी को और मेरे दोस्तों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो वो जो गांव में तुम्हारी नानी रहती है ना, उसका क्या हाल होगा तुम जानते हो। आस्था को अरमान का चेहरा किसी जल्लाद से कम नहीं लग रहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी और उसके आंसू खामोशी से उसके गालों पर बह रहे थे। अरमान ने आस्था के आंसुओं को देखा, पर उसका दिल नहीं पिघला। ये जो तुम्हारे आंसू बह रहे हैं ना, मेरे सामने जितने बहाने हैं बहा लो, लेकिन यही आंसू दादाजी के सामने और मेरे दोस्तों के सामने बिल्कुल भी टपकने नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर ऐसा हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पूरे गांव में लोग मुझे इतना प्यार करते थे, फिर इस अनजान आदमी को मुझसे इतनी नफरत क्यों? अपना सामान लेके इस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। इस कमरे में? गलतफहमी मत पालना। इस दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी हैं, तो हम एक कमरे में रहना होगा। तुम यहाँ नीचे सोओगी और मैं वहां ऊपर सोऊंगा, बस। आस्था दौड़कर अपने उस कमरे में गई जो दादाजी ने उसे दिया था और बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन फिर उसे अरमान की धमकी याद आई। तो वो जो गांव में तुम्हारी नानी रहती है ना, उसका क्या हाल होगा तुम जानते हो। उसने खुद को संभाला। नहीं आस्था, तो रो नहीं सकती। तुझे हिम्मत दिखानी होगी। नानी और दादाजी की सलामती के लिए तुझे उस मॉन्स्टर का सामना करना ही होगा। आस्था अपना छोटा सा बैग लेकर अरमान के कमरे में पहुंची। अपना सामान उस कोने में रखो और यहाँ के बैठ जाओ। अब क्या चाहिए इसे मुझसे? अभी कुछ बचा है क्या?